गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मंगेश जायसवाल है और हमारे इस चैनल स्पिरिट आइस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेसिकली ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से वो कौन कौन से कोर टॉपिक्स हैं जहां से मैं अपने इस पूरे चैनल का स्टार्ट करने वाला हूँ। सो द कोर सब्जेक्ट दैट आई विल बी कवरिंग दोज विल बी ज्योग्राफी में बहुत फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं एंड उसके साथ में इकोनॉमी हो गया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री में मैं कोशिश करूंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल एज द वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर पे भी हमारा फोकस रहेगा और डेली न्यूज अपडेट्स भी मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहूंगा। बेसिकली जो भी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आप लोगों के न्यूज होते हैं, बी इट एडिटोरियल या फिर आपके एक्सप्लेन सेक्शन में जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं यहाँ पर कवर करता रहूंगा। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है शॉर्ट, ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं शूट करूंगा। ज्योग्राफी का जो सबसे बेसिक टॉपिक है वहां से हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत आज के इस वीडियो से हम लोग करेंगे, ठीक है। नाउ बिफोर वी एग्जैक्टली बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ, शेप एंड साइज, उसके पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि साइंस में हम लोग या फिर हिस्ट्री में हर एक सब्जेक्ट में हम लोग एक फादर का खोज तो जरूर करते हैं कि वो एग्जैक्टली पर्सन कौन था जिसने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी की हो, जहां से बेसिकली स्टडीज उस सब्जेक्ट्स की शुरुआत हो जाती है। अगर हम लोग ज्योग्राफी में देखें कि ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, जैसे साइंस का फादर होता है, हिस्ट्री का होता है, वैसे ज्योग्राफी के भी एक फादर है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है, उनका नाम है एराटोस्थीनिस। एराटोस्थीनिस जो है वो ग्रीस के थे। आज से इनका जो जन्म है वो 2300 ईयर्स अगो, ठीक है, 2300 साल पहले इनका जन्म होता है। कब होता है? 276 बीसी में। तो आज से 2300 साल पहले इनका जन्म हुआ एराटोस्थीनिस का, ग्रीस से थे ये और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ज्योग्राफी के फील्ड में। इन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड का मैप भी ड्रॉ किया था। अगर आप एग्जैक्टली वो मैप जाकर देखोगे तो अगर सर्च करोगे आप गूगल पे कभी, तो लिटरली आपको लगेगा कोई हाथी का बच्चा सो रहा है। वो बहुत ज्यादा आपको मीडियोकर मैप लगेगा, बट स्टिल वो मैप आगे चल के एक फाउंडेशन बन जाता है आने वाले जो कार्टोग्राफर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेरार्डस मार्केटर। तो जेरार्डस मार्केटर भी क्या करते हैं, उस मैप का यूज करके आज का जो हम मॉडर्न मैप फॉलो करते हैं वो इन्हीं के नाम से, मर्केटर मैप, ठीक है। तो आज जो हम मैप फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं मर्केटर मैप। तो मर्केटर मैप किसी और ने नहीं बल्कि जेरार्डस मार्केटर ने ही बनाया था और सभी ने अपने सभी कार्टोग्राफर्स ने एराटोस्थीनिस के ही मैप को जो है बेसिस मानते हुए वर्ल्ड के मैप को ड्रॉ किया था। मर्केटर ने जो मैप ड्रॉ किया था, जो आज हम लोग फॉलो करते हैं मर्केटर मैप को, वो 500 ईयर्स अगो, लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर मान ले, ठीक है, 500 साल पहले ये मैप बनाया गया था। इमेजिन करिए उस टाइम पे कोई सैटेलाइट नहीं होता था, कोई जियो पोजिशनिंग सिस्टम कुछ नहीं होती थी हमारे पास, बट स्टिल इन लोगों ने, कार्टोग्राफर्स ने वर्ल्ड का मैप जो है सन रेस के मदद से कुछ अलग अलग तरीके से इन लोगों ने मैप ड्रॉ किया था। सो दैट वाज अबाउट एराटोस्थीनिस, ग्रीस से थे ये। जेरार्डस मार्केटर, जिनका बेसिकली हम लोग मार्केटर मैप आज भी फॉलो करते हैं। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ज्योग्राफी का जो फादर जिसे कहा गया है इज नथिंग बट एराटोस्थीनिस। और जेरार्डस मार्केटर, जो आज हम प्रेजेंट का मैप जो हम फॉलो करते हैं, वर्ल्ड मैप जो हम फॉलो करते हैं, वो इन्हीं के नाम से डिराइव हुआ है। सो क्लास, अब हम हमारे टॉपिक से शुरू करेंगे। जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है दैट इज अर्थ के ओरिजिन और उसके साइज शेप के बारे में जानना। अभी पहले हम अर्थ के ओरिजिन को जानने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसको समझने की। हमारा जो यूनिवर्स है, ऐसा मानना है कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 13, मैं आपको नंबर लिख देता हूं, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब ये 13.7 बिलियन कितना होता है, बहुत सिंपल टर्म में समझ लो, 8 बिलियन इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन। ऑलराइट, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन। और 1 मिलियन कितना होता है, बहुत इजी है, 10 लाख होता है, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो कितना होता है। तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि इतने साल पहले 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक टाइनी बॉल एग्जिस्ट करती थी, ठीक है।
और वो जो टाइनी बॉल है उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था, उसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एक ऐसा टाइनी बॉल हुआ करता था जिसकी डेंसिटी, जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था। तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो वो जो टाइनी बॉल था वो एक्सप्लोड होता है। अभी एक्सप्लोजन का मतलब ये नहीं है कि बस अचानक से सारा चीज हो गया, ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था। तो इस एक्सप्लोजन में, ठीक है, इस एक्सप्लोजन में क्या होता है? हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो यूनिवर्स का ओरिजिन वहीं से, उस टाइनी बॉल से, जिसका डेंसिटी और जिसका जो टेम्परेचर था वो बहुत इनफाइनाइट था। नाउ क्लास, ये चीजें बताई कहाँ गई, ठीक है, इसका इन थियरीज का ओरिजिन कैसे हुआ कि यूनिवर्स जो है वो एक टाइनी बॉल से आता है। तो एक थियरी आई थी, बिग बैंग थियरी। ये जो पूरा टाइनी बॉल का जो एक्सप्लोजन का प्रोसेस है वो इसी बिग बैंग थियरी में समझाया गया एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमैत्रे। फिर आगे चल के एडविन हबल आते हैं, इस बिग बैंग थियरी को वो और ज्यादा आगे लेकर जाते हैं और वो एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा थियरी जो आप बता तो रहे हैं कि ये उसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, वो रॉन्ग भी हो सकता है। सो एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस में एडविन हबल क्या कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो एक्सप्लोड हुआ, उसके कारण आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। वो स्टेशनरी नहीं है। आज भी जो हमारा यूनिवर्स है वो स्टेशनरी नहीं है, यानी कि यूनिवर्स कहीं रुका हुआ नहीं है। यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। इस चीज को उन्होंने समझाने के लिए बताया कि हमारे जो यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज है, एन नंबर ऑफ गैलेक्सीज है, ठीक है, बिलियन गैलेक्सीज है। तो हमारे अर्थ के नियर, जो सबसे नियर मोस्ट जो हमारी गैलेक्सी है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोमेडा। तो गैलेक्सीज के बीच में क्या हो रहा है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए दो गैलेक्सी है, ठीक है, दो गैलेक्सी है, ये हो गया हमारा मिल्की वे, ठीक है, और ये हो गया एंड्रोमेडा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। इस चीज को और इजी तरीके से एडविन हबल ने समझाने के लिए बताया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक बलून है और बलून में आपने उसको ब्लो करने से, उसको फुलाने से पहले आपने क्या किया? डॉट्स क्रिएट कर दिए। अब जब आप बलून को जितना फुलाओगे उसको, तो क्या होगा? आप हवा भर रहे हो तो बलून क्या होगा? एक्सपैंड होगा, राइट। तो जब बलून एक्सपैंड होगा तो जो दो डॉट्स थे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी एक्सपैंड होगा। तो ऐसे इन्होंने बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स स्टेशनरी नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि क्या हमारा यूनिवर्स आज स्टेशनरी है या एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, तो आपको इस हाइपोथेसिस को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको अभी तक रॉन्ग किसी ने साबित किया नहीं है, तो हम ये चीज मान के चलते हैं। एडविन हबल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया। तो हबल टेलीस्कोप का जो नाम है वो इसी एडविन हबल जी के नाम से रखा गया था, ठीक है। ये नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया। प्लस हम लोगों ने यूनिवर्स को थोड़ा ब्रीफ में जान लिया। अब समझते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। हर एक गैलेक्सी में सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल। मिल्की वे गैलेक्सी में एक स्टार एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग सन बोलते हैं, और उसके अराउंड एक सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां पर हम जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं। वो सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स जो है, जो भी क्रिएट हुआ, तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्रिएट हुआ था। तो क्या उसी टाइम पे ये जो हमारे सारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, क्या ये भी तभी क्रिएट हो गए? तो ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्स फॉर्म हुआ था आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। बट जो प्लैनेट्स है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो आज से 4.7 बिलियन ईयर्स अगो क्रिएट हुए थे। ये आपको याद रखना है। हमारे सोलर सिस्टम में अभी मौजूदा प्रेजेंट में हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 है। 2006 तक क्या होता था? 9 प्लैनेट्स होते थे। 2006 में एक प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो, जो नौवां प्लैनेट माना जाता था हमारे सोलर सिस्टम का। तो 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, IAU की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में उसका हेडक्वार्टर पेरिस में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद रखना हो,
तो 2006 में IAU की बैठक होती है जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट बैठते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि प्लूटो को सोलर सिस्टम की कैटेगरी से, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स की कैटेगरी है उस कैटेगरी से हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल देंगे। तो क्यों निकाला गया? रीजन ये है कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया। अभी ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? देखिए, ड्वार्फ प्लैनेट वो होता है जिसकी साइज बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरा, और क्या रीजन था उसको सोलर सिस्टम के प्लैनेट कैटेगरी से निकालने का? वो ये कि जो प्लूटो है जिस ऑर्बिट में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसी ऑर्बिट में और भी बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस नाम है एरिस करके एक ऑब्जेक्ट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसी ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में प्लूटो रिवॉल्व कर रहा है। तो प्लैनेट्स की क्राइटेरिया में एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना कि सन के अराउंड अगर कोई भी प्लैनेट अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऑर्बिट में, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन के अराउंड, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है, सन के अराउंड यहाँ पे अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इस ऑर्बिट में सिर्फ एक अर्थ ही होगा जो सन के अराउंड इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इस ऑर्बिट में दूसरा कोई प्लैनेट नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो उसको हम प्लैनेट के कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते। प्लूटो के साथ में यही हो रहा था। फॉर एग्जांपल, प्लूटो को जब हम 9th प्लैनेट 2006 तक जब हम इसे कंसिडर करते थे, तो प्लूटो के साथ में क्या था कि इसके साथ और भी दो चार ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो इसके साथ ही इसी के ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया कि प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया। देखिए, प्लूटो के बारे में अभी हमने जान लिया। अभी एक एक करके समझते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या सारे ही प्लैनेट्स के बीच में कोई डिफरेंसेस भी है या सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट सेम है? सो सी, हमारे प्लैनेट में जैसे कि मैंने बताया अभी प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट में 4 जो है वो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया कि उन प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो सॉलिड है और बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो गैशियस है, ठीक है। गैशियस प्लैनेट फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। पहले तो हम लोग टेरेस्ट्रियल समझ लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास प्लैनेट है मर्क्यूरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है जिनका सरफेस कैसा है? सॉलिड है। अलग अलग मटेरियल की कंपोजिशन से ये बने हुए हैं। बट अगर आप गैशियस प्लैनेट देखोगे तो ये शुरू होते हैं जुपिटर से, ठीक है। जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये बाकी जो हमारे 4 प्लैनेट्स है ये गैशियस प्लैनेट है। प्लस रिमेंबर, गैशियस प्लैनेट को हम लोग जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में हम इसे जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और ये जो गैशियस प्लैनेट है इनका जो पूरा कंपोजिशन है वो सिर्फ 2 गैसेस से बना हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं गैशियस प्लैनेट पे अगर मान लो हाइपोथेटिकली अगर आप सोचते हो कि मैं इस पे लैंड करूं तो मैं कहीं पर एक जगह पे जाके लैंड होऊंगा या नहीं? सो ये पॉसिबल ही नहीं है, लैंड करना ही पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये गैशियस प्लैनेट है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जुपिटर पे पहुंचते हो और अगर आप जुपिटर पे हाइपोथेटिकली अगर आप लैंड करना चाहते हो तो आप जितना नीचे आओगे उस जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो और ज्यादा थिक होता जाएगा और आप और अगर अंदर जाओगे तो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ जो है वो जल के राख हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट गैशियस प्लैनेट। नाउ सी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक टर्म याद रखना, बिग्स प्लैट। बिग्स प्लैट क्या होता है? आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन किया गया है। आज का जो प्रेजेंट मून है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। सोलर सिस्टम में सारे ही प्लैनेट्स के पास सिर्फ 2 को छोड़ के सभी के पास मून है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अर्थ का जो मून है, ऐसा माना जाता है कि वो जो मून है जो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो हमारा चंदा मामा रिवॉल्व करता है, वो मून कभी अर्थ का ही हिस्सा हुआ करता था। और मार्स जितना एक ऑब्जेक्ट था, मार्स प्लैनेट के साइज का एक ऑब्जेक्ट था जिसने अर्थ को हिट किया, और जैसे उसने हिट किया तो अर्थ का एक हिस्सा जो है वो टूट कर बाहर निकल गया और वो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगा। और वो जो हिस्सा जो अर्थ से बाहर निकल कर वो दूसरे ऑब्जेक्ट के टकराने की वजह से जो अर्थ का एक हिस्सा टूट कर निकल कर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगा, वो आज का जो मून है वही है, ठीक है। उसे ही हम बिग्स प्लैट की थ्योरी से जानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट मर्क्यूरी एंड वीनस, एक ऐसे दो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जिनके पास कोई मून नहीं है। मर्क्यूरी वीनस को छोड़ के सभी जो हमारे बाकी के जो 6 प्लैनेट्स हो गए उनके पास अपने अपने मून होते हैं, ठीक है। अर्थ में ये सोलर सिस्टम में जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो आपको याद रखना है, दैट इज जुपिटर, ठीक है। और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो है अर्थ। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी? सो प्लस उसका आंसर है सैटर्न। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसकी डेंसिटी एक्चुअली लिक्विड से भी कम है, बिलो लिक्विड है। यानी कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर मेरे पास एक लार्ज स्विमिंग पूल है, ठीक है, पूल ऑफ वाटर है, बहुत बड़ा पूल ऑफ वाटर है, इमेजिन कर लो, और वहां पे मैं सैटर्न प्लैनेट को लाके प्लेस कर दूं, रख दूं, तो जो मेरा लिक्विड है, वो जो मेरा वाटर है, पूल ऑफ वाटर, सैटर्न प्लैनेट उसमें डूबेगा ही नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो पानी पर फ्लोट होगा, यानी कि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा कम है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सोलर सिस्टम में जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है दैट इज अर्थ, और ऐसा प्लैनेट जिसकी डेंसिटी सबसे कम है दैट इज सैटर्न, ठीक है। क्योंकि हम लोग मून के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो समझ लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सीरीज वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं कि किसके पास ज्यादा मून है, और उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्लैनेट के पास कम मून है। ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसके लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो क्लास, अब हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं कि किसके पास ज्यादा मून है, ठीक है। सोलर सिस्टम में सैटर्न जो है इनके पास सबसे ज्यादा मून है, कितने, 145 मून्स, ठीक है, याद रखना, इनके पास 145 मून्स है। मून्स बेसिकली क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद जुपिटर है। आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कंफ्यूजन किया होगा कि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है तो शायद इसी के पास सबसे ज्यादा मून भी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैटर्न के पास 145 मून है, जुपिटर के पास है 95 मून्स, ठीक है, जुपिटर के पास है 95 मून्स। यूरेनस के पास माना जाता है 27 मून्स है, नेपच्यून के पास 14, मार्स के पास सिर्फ 2 है, ठीक है, 2 मून्स है। इनके नाम याद रख लेना क्योंकि 2 है और अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट भी है, तो इन 2 मून्स के नाम है फोबोस एंड डीमोस, ठीक है, इनके नाम याद रख लेना, फोबोस एंड डीमोस। और अर्थ के पास तो आप जानते हैं एक ही मून है, ठीक है, जिसे हम रोज देखते हैं, एक ही मून है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। देखिए ये जो नंबर्स है 145, 95, 27, आप सैटर्न और जुपिटर में जरा ध्यान देना आप लोग, ये नंबर्स आगे चल के बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कल देखा कि सैटर्न के पास जो मून है वो तो नहीं, वो 145 नहीं, वो तो 150 है, तो क्या मैंने गलत बताया? नहीं, अभी प्रेजेंट में हमारे पास इतने मून्स डिस्कवर हुए हैं। अगर आगे और हमारा जो है सैटेलाइट में, अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं सोलर सिस्टम में, अगर उसमें और ज्यादा एडवांसमेंट किया गया तो शायद हम लोग और भी बहुत सारे मून्स को डिस्कवर कर लेंगे। तो अभी तक तो 145 मून सैटर्न के अराउंड डिस्कवर किया गया, जुपिटर के अराउंड इतने मून्स डिस्कवर किए गए, ये आगे नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से याद रखना कि किस प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा मून है, और सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लैनेट होगा जिसके सबसे कम मून होंगे। तो सबसे ज्यादा सैटर्न के पास है एंड लोएस्ट इज अर्थ। सो क्लास, हम लोगों ने यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जान लिया, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया। अब जानते हैं अर्थ के बारे में, जिसकी वजह से हमने ये पूरा टॉपिक शुरू किया, जो महाभारत हमने शुरू की। ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है, इनिशियली जब अर्थ इवॉल्व हो रहा था, तो आज का जैसा हम लोग सैटेलाइट से हम लोग जो इमेजेस देखते हैं कि अर्थ जो है वो कम्प्लीटली ब्लू दिखाई देता है ओशंस की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब इनिशियली जब अर्थ इवॉल्व हो रहा था तो अर्थ वाज कम्प्लीटली बर्निंग, ठीक है, हर जगह से लावा इरप्ट हो रहा था, ज्वालामुखी फट रही थी, तो इट वाज कम्प्लीटली बैरन एंड इट वाज बर्निंग, पूरा लाल दिखता था अर्थ ऐसा। तो उस टाइम पे क्या होने लगा कि अर्थ के कोर एरिया से, मेंटल एरिया से बहुत सारे लावा जो इरप्ट हो रहे थे, वहां से वेपर्स भी निकल रहे थे। तो वेपर्स निकलने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे गैसेस वगैरह फॉर्म होने लगे, एटमॉस्फेयर, एक पूरा वायुमंडल तैयार होने लगा, ठीक है। उस वेपराइजेशन की वजह से कंडेंसेशन हुआ, तो फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली रेनफॉल होना भी शुरू हुआ। तो उस रेनफॉल से क्या हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अर्थ है वो
कूल डाउन होना भी शुरू हो गया। और तो आई मीन ऐसे करके अर्थ का जो है इवोल्यूशन वो स्टार्ट होता है। और फिर आज से 3800 मिलियन ईयर्स अगो एक्चुअल में जो धरती पर जो लाइफ है वो बनना शुरू होती है। देखिए इनिशियली अर्थ पे जो लाइफ इवॉल्व हुई है वो पानी से शुरू हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग 10 अवतार के बारे में जानते होंगे हिंदुइज्म माइथोलॉजी में, तो जो सबसे पहला अवतार था वो मत्स्य था, मछली, ठीक है। तो वो कहाँ पे रहता है, वो पानी में रहता है। तो हमारी हिंदुइज्म जो हमारी फिलॉसफी है वो हमारे इस तरीके से अर्थ के इवोल्यूशन से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। अर्थ एवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया था एल्फ्रेड वैगनर ने किया था, ठीक है। इन्होंने इस पूरी थ्योरी को बताया था। तो एल्फ्रेड वैगनर ने एक बार नोटिस किया कि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा मैप है मर्केटर मैप, उसको उन्होंने देखा, एनालाइज किया। तो उन्होंने समझा कि जितने भी हमारे ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, इस 7 कॉन्टिनेंट्स को अगर हम मिला ले, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ फिट बैठते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने थियरी में ये बताया कि आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन ईयर्स अगो एक ही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था। आज कितने कॉन्टिनेंट है, 7 है। आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो एक ही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, एक मार्स कॉन्टिनेंट, ठीक है। मार्स कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम रखे थे पैंजिया। जिसको क्या बोलते हैं, पैंजिया। आज के टाइम पे हमारे पास जो ओशन है वो 5 है। न्यूली जो हमने ऐड किया है 5th ओशन, दैट इज कॉल्ड सदर्न ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन के भी नीचे। तो वो बाकी के 4 कौन से, पहला तो हमारे पास अटलांटिक, पैसिफिक, ठीक है, आर्कटिक और इंडियन ओशन, और 5वां क्या है, सदर्न ओशन। तो पहले क्या अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बताया कि आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो एक ही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, मार्स कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पैंजिया। और सिर्फ एक ही ओशन एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था पैंथलासा, ठीक है। तो ये 200 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ कि अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे एंडोजेनेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। उस एंडोजेनेटिक मूवमेंट के कारण क्या होने लगा कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का ये जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, इसके बीच में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये जो पैंजिया है, पैंजिया जो है वो सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 2 भाग में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप, याद रखना आप लोग, ठीक है। और दूसरा जो लैंड है प्लस लॉरेशिया, ठीक है, लॉरेशिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 200 मिलियन ईयर्स अगो एक मास कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था पैंजिया, एक मास ओशन एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था पैंथलासा। फर्दर क्या होगा, अभी ये जो पैंजिया है 200 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो पैंजिया है ये ब्रेक होगा। ये ब्रेक होने के बाद क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक का नाम होगा गोंडवाना और दूसरे का नाम होगा लॉरेशिया, ठीक है। अर्लियर इंडिया जो था इसी गोंडवाना का पार्ट था, बाद में इस गोंडवाना से भी टूटकर इंडिया लॉरेशिया, यानी कि जो आज का प्रेजेंट यूरेशियन प्लेट है उससे, यानी कि वो जो चाइनीज वाला जो आपको चाइनीज का बॉर्डर दिखेगा, सदर्न बॉर्डर, उससे जाके इंडिया अटैच होता है, ठीक है, ड्यू टू इंडियोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका ये जो पैंजिया है, ये फर्दर और भी ज्यादा आगे डिवाइड होगा। फिर नॉर्थ अमेरिका बनेगा, साउथ अमेरिका बनेगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिएट होगा, एशिया बनेगा, अफ्रीका बनेगा, इसमें फर्दर डिविजन्स होते रहेंगे। ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये किसने प्रपोज की थी, ये नाम याद रख लेना आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। सो नाउ क्लास, अब हम हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग अर्थ के शेप और साइज के बारे में जान लेंगे। बहुत ही शॉर्ट है, ब्रीफ में समझते हैं इसको। सी, हमारे जो अर्थ का शेप है वो बेसिकली जियोइड शेप है। इनिशियली लोगों का मानना था, स्पेशली क्रिश्चियन वर्ल्ड में, कि जो अर्थ है उसका जो शेप है वो बेसिकली स्फेरॉइड या स्फेरिकल नहीं है, वो कैसा है, वो फ्लैट है, ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का ये बिलीव होता था, और जो लोग भी इसे काउंटर करते थे उन्हें पॉइजन देकर उन्हें मार दिया जाता था। बट इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो आर्यभट्ट से
कई टाइम पहले उन्होंने डिस्कवर कर दिया था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, वो कोई फ्लैट शेप में नहीं है। इवन ग्रीस के बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे, फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल थे, पाइथागोरस थे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, उन्होंने भी कहा था कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं, वो बेसिकली स्फेरिकल है, यानी कि बॉल शेप के साइज का है। आगे चल के और डिस्कवरी हुई और ये पता चला कि अर्थ का एग्जैक्ट शेप स्फेरिकल भी नहीं है, वो कैसा है, वो जियोइड है। ठीक है, जियोइड बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा शेप जिसका टॉप और बॉटम थोड़ा सा रफली फ्लैट होगा, बट जिसका साइड, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ये फॉर एग्जांपल ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ये जो ईस्ट और वेस्ट वाला जो शेप है ये थोड़ा बल्जी शेप होगा, और जो टॉप, ठीक है, नॉर्थ और जो साउथ पोल है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा, ये फ्लैट होगा, और साइड साइड का जो शेप होगा वो कैसा होगा, बल्जी शेप होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जियोइड शेप। तो ये बेसिकली हमारे अर्थ का एग्जैक्ट शेप है। ठीक है, ये जियोइड कंसेप्ट जो है आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये कंसेप्ट दिया था जियोइड शेप का आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने दिया था, इन्होंने बताया था कि हमारा जो अर्थ है इसका एग्जैक्ट शेप इज नॉट इवन स्फेरिकल बट जियोइड। कभी कभी एग्जाम में जियोइड की जगह पे ऑब्लेट स्फेरॉइड भी दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना कि ऑब्लेट स्फेरॉइड जो है इट इज नथिंग बट जियोइड, दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग नॉमेनक्लेचर देकर रखा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बात करेंगे अगर हम लोग अर्थ के साइज के बारे में, तो बहुत सिंपल है। देखिए, अर्थ का सरकमफ्रेंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है फाइंड आउट करने के लिए, और अर्थ का रेडियस आपको पूछ सकता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे जो नंबर्स दिए, बस आपको ये याद रखना है। देखिए, अगर मुझे अर्थ का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो मुझे पोलर सरकमफ्रेंस भी पता होना चाहिए और इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस भी पता होना चाहिए। पोलर सरकमफ्रेंस मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पर पर्सन ए खड़ा है, ठीक है, पोलर एरिया पे खड़ा है। अब इसको अगर पोलर सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पोलर एरिया से यहां से आके वापस से यहाँ पे आएगा, तो एक पोलर सरकमफ्रेंस इसने कवर कर लिया, तो वो कितना होता है, 40,007 किलोमीटर। अगर इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो इक्वेटर पे खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या करना पड़ेगा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करके। ये तो 2D डायमेंशन में आप देख रहे हो पिक्चर, अगर 3D डायमेंशन होगा एक एग्जैक्ट, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यही मेरा अर्थ है, मुझे इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो यहां से लेकर, ठीक है, ऐसे लेकर मैं पूरा यहां पर आऊंगा तो मेरा एक इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। अगर मुझे पोलर सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पोलर एरिया, नॉर्थ पे खड़ा हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे साउथ पोल पर आया, यानी कि सदर्न जो मेरा पोलर एरिया वहां पर आया, फिर पीछे से ऊपर वापस से आ गया, ये मेरा हो गया पोलर सरकमफ्रेंस, ये हो गया मेरा इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि पोलर सरकमफ्रेंस जो है उसकी लेंथ इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस से ज्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोलर सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है वो है 40,007 किलोमीटर और इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस का जो टोटल है वो लेंथ है 40,077 किलोमीटर। ठीक है, तो 70 किलोमीटर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस का लेंथ पोलर सरकमफ्रेंस से, बिकॉज अगर आप सेंटर से देखोगे अर्थ को, तो ये सेंटर से अगर आप इक्वेटर की तरफ पे जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, बट अगर आप पोलर की तरफ जाओगे तो कम। क्यों, क्योंकि जो साइड का एरिया है वो बल्ज है, तो ज्यादा बाहर निकला हुआ है, तो ज्यादा आपको सेंटर से ज्यादा लेंथ ट्रेवल करना होगा। और पोलर एरिया क्योंकि फ्लैट है, ठीक है, तो फ्लैट होने की वजह से आपको ज्यादा एरिया उतना कंपैरेटिवली कम ट्रैवल करना होगा इक्वेटर के। समझ में आ गया ये चीज आपको। वैसे ही आपको रेडियस भी पूछ सकता है, तो रेडियस बहुत सिंपल है। अगर अर्थ के सेंटर पे हूं मैं, यानी कि कोर एरिया पे, ठीक है, वहां से अगर मैं पोलर की तरफ जाऊंगा तो मुझे इतना लेंथ ट्रैवल करना होगा। अगर उसी सेंटर से मुझे इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करना रहा तो थोड़ा और ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि बल्ज शेप है, तो मेरा टोटल जो लेंथ होगा वो 6,378 किलोमीटर होगा। सो आई होप क्लास आपको ये सरकमफ्रेंस, रेडियस, ये जो नंबर्स है ये आपको थोड़े याद रखने होंगे। और इसके पहले जो अभी तक हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ा, आई होप वो चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, ऑन डिमांड भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकता हूं। अगर आपको इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे, किसी भी यूपीएससी के कोर्स सिलेबस सब्जेक्ट से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, वो आपको अगर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वो वीडियोस
कि रिगार्डिंग आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं उस पर भी कोई ना कोई टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सकता हूँ। सी आई होप क्लास आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज डू नॉट forget to subscribe the channel and please share this video with your friends also. This is the end of our video. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो और आप आगे अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। सो दिस इज मंगेश जायसवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।